आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कॉलम रीइंफोर्समेंट, कवर, लैप लेंथ और स्टील चेकिंग के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि बीम और स्लैब की स्टील साइट पर कैसे चेक की जाती है। अगर आप एक अच्छे साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बीम और स्लैब की चेकिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंक्रीट डालने के बाद स्टील दिखाई नहीं देती, इसलिए सारी गलती पहले ही पकड़नी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बीम क्या होती है। बीम एक हॉरिजॉन्टल आरसीसी मेंबर होती है। इसका काम स्लैब और वॉल का पूरा भार लेकर उसे कॉलम तक पहुंचाना होता है। अगर बीम सही नहीं बनेगी तो पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। अब समझते हैं स्लैब क्या होती है। स्लैब वह हिस्सा है जिस पर हम चलते हैं, फर्नीचर रखते हैं और रोजमर्रा का उपयोग करते हैं। स्लैब का भार बीम पर और बीम का भार कॉलम पर जाता है। यही पूरी लोड ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। अब सवाल आता है कि बीम की स्टील चेक कैसे करें। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग खोलिए। ड्राइंग में बीम का नंबर लिखा होगा, जैसे B1, B2 या B3। उसके साथ बीम का साइज भी लिखा होगा, जैसे 230 गुना 450 mm। फिर ये देखिए कि बॉटम बार्स कितनी हैं और उनका डायमीटर कितना है। इसके बाद टॉप बार चेक कीजिए। फिर एक्स्ट्रा बार कहाँ दी गई है वो देखिए। अगर ड्राइंग में बेंट अप बार या क्रैंक बार दी गई है तो उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। अब स्टीरस चेक कीजिए। बीम के सपोर्ट के पास स्टीरस की स्पेसिंग कम होती है और बीच में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। स्पेसिंग हमेशा ड्राइंग के अनुसार ही रखें। अब कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कवर नहीं रहेगा तो स्टील बाहर आ सकती है और जल्दी जंग लग सकती है। अब स्लैब की स्टील समझते हैं। स्लैब में दो प्रकार की स्टील होती है, मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। मैन बार हमेशा उस दिशा में लगती है जहां स्पैन ज़्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार दूसरी दिशा में लगाई जाती है। अगर वन वे स्लैब है तो मैन बार एक दिशा में होगी, अगर टू वे स्लैब है तो मैन बार दोनों दिशा में होगी। अब एक्स्ट्रा बार की बात करते हैं। जहां लोड ज्यादा होता है, जैसे बीम के ऊपर, ओपनिंग के पास या कैंटिलीवर में, वहां एक्स्ट्रा स्टील दी जाती है। कई फ्रेशर इंजीनियर इसे भूल जाते हैं, लेकिन यही स्टील स्लैब की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अब बात करते हैं कैंटिलीवर स्लैब की। कैंटिलीवर वह हिस्सा होता है जो बिना किसी कॉलम के बाहर निकला होता है, जैसे बालकनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टील ऊपर की तरफ होती है। कई नए इंजीनियर गलती से नीचे स्टील लगा देते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। अब कंक्रीट डालने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। बीम का साइज सही है या नहीं, बॉटम बार्स सही है या नहीं, टॉप बार्स ड्राइंग के अनुसार है या नहीं, एक्स्ट्रा बार्स लगी है या नहीं, स्टीरस की स्पेसिंग सही है या नहीं, कवर ब्लॉक लगे हैं या नहीं, बाइंडिंग वायर ठीक से बंधी है या नहीं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट और प्लम्बिंग पाइप सही जगह रखी है या नहीं, शटरिंग मजबूत है या नहीं। अगर ये सभी बातें सही हैं तभी कंक्रीट डालना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्रीट पोरिंग की। कंक्रीट डालते समय एक जगह ढेर सारा कंक्रीट मत डालिए, धीरे धीरे पूरे बीम और स्लैब में बराबर फैलाएं। कंक्रीट डालने के साथ साथ वाइब्रेटर का सही उपयोग कीजिए, लेकिन याद रखिए वाइब्रेटर को एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वरना कंक्रीट सेग्रीगेशन हो सकती है। कंक्रीट पूरा होने के बाद उसकी सरफेस को अच्छी तरह लेवल करें। इसके बाद समय पर क्यूरिंग करें। अब जानते हैं कि फ्रेशर इंजीनियर सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं। ड्राइंग देखे बिना स्टील चेक करना, बॉटम और टॉप बार्स में अंतर न समझना, एक्स्ट्रा बार्स लगवाना भूल जाना, कवर ब्लॉक न लगवाना, कंक्रीट डालने से पहले फाइनल इंस्पेक्शन न करना। याद रखिए एक अच्छा साइट इंजीनियर कंक्रीट डालने से पहले कम से कम एक बार पूरी स्टील की चेकिंग जरूर करता है। अब आज का होमवर्क, इंटरनेट से किसी भी बीम रीइंफोर्समेंट ड्राइंग और स्लैब रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। उसमें बीम नंबर, बॉटम बार्स, टॉप बार, स्टीरस और स्लैब की मैन तथा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो बीम और स्लैब की स्टील को ध्यान से देखिए। जितना ज़्यादा आप
साइट पर देखेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। दोस्तों, आज हमने बीम और स्लैब रीइंफोर्समेंट की पूरी बेसिक चेकिंग सीखी। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंक्रीट क्या है, M20 और M25 में क्या अंतर है, स्लम टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है और अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।